हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इंट्रो मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप समझ चुके होंगे कि वो पूरा इंट्रोडक्शन होता है। एंड एंजाइम्स में एंजाइम्स का पहले तो मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है। एंजाइम्स, एन और जाइम्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो टर्म्स से मिलके बना है। ठीक है, एन का मतलब होता है IN और जाइम्स का मतलब 11। ठीक है, ये जो दोनों है हमारे, ये ग्रीक वर्ड है अभी पूरा का पूरा। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से मिलके आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड, और इसका जो मतलब है एन लेविस का, इसको हम ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ईस्ट इसका मतलब है एंजाइम्स का। और एंजाइम्स जो है हमारा जो टर्म है N11, इसकी डिस्कवरी इन ईयर 1878 में इसकी डिस्कवरी कर दी गई थी बाय फ्रेडरिक विलियम। ठीक है, इसने डिस्कवरी इन साइंटिस्ट ने करी थी। इसके बाद में हमें एंजाइम्स में आगे पता चलता है कि एंजाइम्स के साथ में एक बायो कैटलिस्ट करके भी एक टर्म आ गई है, जिसे भी समझना ज़रूरी है। बायो कैटलिस्ट, जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह आ गए। ठीक है, इनऑर्गेनिक होते हैं जो। बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो एक्ट करता है एंजाइम की तरह, या कह सकते हो हार्मोन की तरह, जो हमें एक्टिवेट्स, यहाँ पे एक्टिवेट्स लिखा है तो यहाँ से एक्ट लिखना नेसेसरी नहीं है। कोई भी सब्सटेंस एज ए एंजाइम या हार्मोन जो एक्टिवेट करता है, या तुम कह सकते हो स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, उसे हम कहेंगे बायो कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें बताया गया कि बहुत से जो एंजाइम्स है उनके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी की कमी होती है। मतलब ये जो एंजाइम्स हैं, किसी के अंदर बायो कैटालिटिक होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, ये जो हमारे एंजाइम्स हैं, इनके अंदर ये मान लीजिए कैटालिटिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये इनके अंदर नहीं है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे नॉन प्रोटीन कंपाउंड भी नहीं है, एब्सेंट है वो भी। ठीक है, ये जो है जिनके पास एक्टिविटी भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है, इनको हम कहेंगे कोफैक्टर या को एंजाइम। ठीक है, ये यहाँ पे इनको इससे डिनोट करते हैं। तो इस टर्म को लिख लेते हैं। बहुत से एंजाइम, मैनी एंजाइम्स, जिनमें कमी होती है, लैक देयर, किस चीज़ की कमी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी की, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड एज कोफैक्टर या को एंजाइम। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करा है आपने। ठीक है, तो ये डिफाइन है, आप सब देख सकते हैं इधर पे।
तो ये है अपना प्री रिकैप, ठीक है। इतना हमने अभी तक कवर अप करा है इस लेक्चर में। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रो एंजाइम का हो चुका है। इसमें बाद में हमें दे रखा है कि बहुत से जो एंजाइम है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब जो बहुत से एंजाइम हैं मोस्ट, वो हमारे प्रोटीन हैं, पर जो हमारे सारे प्रोटीन हैं वो एंजाइम नहीं है, मतलब कुछ ही है, कुछ मतलब लीस्ट ये ही हमारे एंजाइम है, उसमें से फाइंड आउट करना पड़ता है। पर जो हमारे सारे एंजाइम है वो प्रोटीन कहला सकते हैं, और हमारे सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं कहला सकते, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारे थर्मोमोबाइल होते हैं नेचर में, और कोलाइडल भी होते हैं नेचर में, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बायो मॉलिक्यूल का एक वाइटल रोल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट राइबोजाइम, पहला जो राइबोजाइम आइडेंटिफाई करा था एक फ्रॉम आ प्लांट, एक प्लांट से करा था, ठीक है। यहाँ मैं प्लांट बना देता हूँ छोटा सा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक प्लांट से आइडेंटिफाई करा था, प्लांट वायरस से आइडेंटिफाई करा था। उस टर्म को कहा गया था, क्या कहा गया था उस टर्म को? हैमर हेड कहा गया था उस टर्म को, हैमर हेड, ठीक है, जो कि आपकी बुक्स वगैरह में भी गिवन होगा। तो ये जो फर्स्ट राइबोसोम जिस टर्म को हमने आइडेंटिफाई करा, हैमर हेड, ये टर्म कैसे आई और कहाँ से आई, तो इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है, उसको समझेंगे। जब ये मैंने आपको ये बताया कि जो सारे एंजाइम्स हैं, जो कि ऑल एंजाइम्स हैं जिनको लोग प्रोटीन मानने लगे, ठीक है, जब से ये सब टर्म्स आई, जो भी साइंटिस्ट का इशू वगैरह हुआ, उन्होंने बोला कि जो सारे एंजाइम्स हैं उनको हमने प्रोटीन मान लिया। उन्होंने फुल यकीन पे कह दिया कि इनको हम प्रोटीन ही कहेंगे। अंटिल कब तक कहा इसको? 1980s तक सब इनको सारे एंजाइम्स को प्रोटीन ही मानने लगे। मतलब यहाँ से लेके मतलब जो भी एस्पेरेंट्स हैं वो तो मानेंगे ही, और बाकी लोग भी, प्रोफेसर वगैरह सब लोग, ठीक है। इसके बाद में 1980s में, ठीक है, 1980s के बाद क्या हुआ? होता क्या है, दो साइंटिस्ट आए, थोड़े अच्छे घरों से आए, मतलब लोग इन्हें थोड़ा सा बढ़िया सम्मान वगैरह दिया, आए। इनका नाम सुन लीजिए। एक का नाम है टॉम कैच। हाँ भाई, बाहर के साइंटिस्ट का नेम थोड़ा अजीब होता है, तो सुनने में मेरे को भी अजीब लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था या पढ़ा था, ठीक है, तो इनका एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। टॉम कैच और सैंडी अल्टमैन, ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहे, इंडिपेंडेंटली खुद के बलबूतों पे इन दोनों ने मिलकर क्या करा? इन्होंने रिपोर्टेड कुछ आरएनए मॉलिक्यूल को, यहाँ पे मैं आरएनए मॉलिक्यूल बना देता हूँ, और ये ऐसे रियल लाइफ में दिखते नहीं है, ठीक है, कभी यही मान के चलो। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल को इन्होंने रिपोर्ट करा कि ये जो है हमारे अफेक्ट कर रहे हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को, अफेक्ट कर रहे हैं, किसको अफेक्ट कर रहे हैं? कैटलिस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं ये हमारे, ठीक है, कैटालाइसिस करा रहे हैं। और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे अफेक्ट एक्सिबिट कर रहे हैं कैटालिटिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, उसको, उस जो प्रोसेस है, मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी मैं लिख देता हूँ, कैटालिटिक एक्टिविटी को ये
एक्सिबिट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हमने कहा, क्या कहा, राइबोजाइम्स। इस प्रोसेस को हमने कहा राइबोजाइम्स। तो प्रोबेबली जो हमारा जो फर्स्ट बायो कैटलिस्ट था अर्थ में, मतलब अर्थ में, मतलब अर्थ समझ गए होगे सब, गोला, जिस गोले पे तुम रहते हो भाई, वो वाला गोला, ठीक है। अर्थ में आरएनए प्रोटीन की जगह पे राइबोजाइम, मतलब पहले सब प्रोटीन को ही सब कुछ मानते थे, फिर बाद में जो हमारा आरएनए है उसको माना गया फर्स्ट बायो कैटलिस्ट इन आ एंजाइम सीरीज में, समझे। तो एंजाइम में इसको माना गया राइबोजाइम को। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ नहीं करा, उन्होंने आरएनए का वेरियस फॉर्म बनाए, एबिलिटी टेस्ट करी आरएनए की, एडॉप्ट करे इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्या बात कर रहा हूँ मैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर रिकॉल कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये सब बनाया, स्ट्रक्चर वगैरह दिया। और इसी के बात करते हैं तो एग्जांपल में इन्होंने हैमर हेड भी दिया, जो कि एक प्लांट वायरस से आइडेंटिफाई करा था फर्स्ट राइबोजाइम, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बताया। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो राइबोन्यूक्लियस पी, आरएनएस पी, ठीक है, उसकी बात हम इधर पे करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड, ठीक है। अगर ये जो स्टोरी है तुम इसे पहले ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी को एग्जाम्पल से पहले ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने एग्जाम्पल पहले लिखा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या कहा इन्होंने, एग्जाम्पल 2 कहता है राइबोन्यूक्लियस पी या आरएनएस पी जो है हमारा राइबोन्यूक्लियस आरएनए, समझ गए होगे, ठीक है। जो हमें कैटलाइज करता है, ये कैटलाइज करता है मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए को, ये करता है कैटलाइज, किससे करता है, इसके रिमूव कर देता है बाय रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम, किससे, फ्रॉम 5' एंड से कर देता है, ठीक है, ऑफ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से, ठीक है। मतलब राइबोन्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम है उसने कैटलाइज करा मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए को, और बाद में वो रिमूव कर दिया गया न्यूक्लियोटाइड के थ्रू, वो भी 5' एंड से प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये भी इन्होंने बताया कि कैसे क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से बैक टू द फ्रंट, तो हम इधर से स्टार्ट करा, हमने इंट्रो देखा, फिर हमने नेचर देखा, फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंजाइम्स की, ठीक है। एंड उससे पहले आप एस से क्यू सोल्व करेंगे, जिसमें लिखा है, मतलब ये थोड़ा टिक मार्क वाला है, ट्रू और फॉल्स, मतलब टर्म आपको बताना है सही है गलत है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये आप बताएंगे। ये जो टर्म्स आपको लिखी है इनके आंसर्स या तो मैं वीडियो के एंडिंग में दूंगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंजाइम्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मान लो ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम है जो हमारा एक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल की तरह, मान लो ये एंजाइम है, ये इधर पे एंजाइम है और ये मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम ने क्या करा, उसने ऐसे ऐसे करके अपने आप को कवर करा और मॉलिक्यूल टाइप का बना दिया, ठीक है। मॉलिक्यूल टाइप,
हालांकि ये इसको पता है कि एंजाइम है, बाहर वालों को थोड़ी ना पता है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करा इसने मॉलिक्यूल की तरह या किसी सब्सटेंस की तरह, ठीक है, सब्सटेंस की तरह या मॉलिक्यूल की तरह करा। और इस जो प्रोसेस को हमने कहा सबस्ट्रेट। वही सबस्ट्रेट जो हमारा बाद में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उसी को हमने कहा, क्या कहा, एंजाइम कहा। एंजाइम जो हमारा एक्ट करता है, एंजाइम एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल और substances known as substrate to convert it into a product। लाइक हम पढ़ेंगे रिएक्शन की मदद से समझेंगे सबस्ट्रेट, एंजाइम की मदद से सबस्ट्रेट जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा, ये मैंने यहाँ पे एरो एक और बना दिया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंजाइम की मदद से, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर और पीएच है वो भी इफेक्ट करेंगे, साइड में लिखेंगे टेम्परेचर एंड पीएच ऑल्सो अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, ये भी अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। और फिर बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंजाइम की। तो यहाँ से एक एरो लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगी, फर्स्ट होगा कैटालिटिक एफिशिएंसी, सेकंड होगा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। दो हमें दे रहे की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए हमको यहाँ से, कैटालिटिक एफिशिएंसी और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसके बाद में हम इधर पे पढ़ते हैं एंजाइम जो हमारे इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में, और वो नोट कंज्यूम नहीं कर रहे ना यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में। और अगर अदरवाइज रिएक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम टू बी कंप्लीट, रिएक्शन हमारा कंप्लीट होने में टाइम ले रही है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एकर करता है दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में, फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों में, और ये प्रोसेस यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी आ जाएगी कैटालिटिक एफिशिएंसी के अंदर, जो कि इसमें डिफाइन करता है कि इसमें एफिशिएंसी तो है बट ये मतलब एफिशिएंसी बहुत कम है, ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इधर पे हो रहा है। तो जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है हमारा, वो कैटलाइज्ड रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो हमारा 10⁷ टाइम्स फास्टर है देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। मतलब कैटलाइज्ड रिएक्शन हमारे 10⁷ टाइम्स ज़्यादा है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से, तभी रिएक्शन स्लो होती है अनकैटलाइज्ड में। और एक एक एंजाइम मॉलिक्यूल हाइड्रेट करता है 10⁶ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पर सेकंड, उसको हम कैटालिटिक एफिशिएंसी कहते हैं, समझे। और ये जो हमने पहले बात करी इसमें जो कंज्यूमिंग नहीं होता है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात थी, गलती से मैंने कैटालिटिक एफिशिएंसी बोला, ठीक है। तो इधर पे किसी को कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटालिटिक एफिशिएंसी का डिफाइन,
each enzyme molecule can hydrate 10 की पावर 6 molecule of CO2 per second, called कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसको कैटालिटिक एफिशिएंसी कहा है हमने। ठीक है, इसके बाद में हमें एक रिएक्शन दे रखी है, उसको समझेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है CO2 पर सेकंड का। इसकी मान लीजिए हमने वाटर लिया, वाटर के साथ में हाइड्रोजन लिया। ठीक है, जब हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का H2O का, तो इसका जो रिएक्शन होगा ये हमें सबस्ट्रेट दे रखा है। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। हमको इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, और वो एंजाइम हम यहाँ पे लेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम लेंगे, तो वो हमारे रिएक्शन को कन्वर्ट करा देगा H2CO3 के अंदर, वो हमारा प्रोडक्ट बनवा देगा। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन देखेंगे तो NH2 प्लस में H2O। ठीक है, H2O देखेंगे, यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक तगड़ा सा एंजाइम चाहिए जो सबस्ट्रेट को तोड़ सके प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लेंगे यूरिएस लेंगे। तो यूरिएस करेगा क्या? पहले तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ देगा। जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लो अच्छे से, यहाँ पे आ जाएगा। ये इसने बॉन्ड को तोड़ा, इनके बॉन्ड को तोड़ने के बाद पहले तो जो भी तुम्हारे ये NH2 है, इनको बाहर निकालो। बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या बचा? और फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा? ये बचा CO2 कार्बन बचा। इसके बाद तुम्हारे हाइड्रोजन तुम्हारे यूटिलाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से तुमने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस तुम्हें देखने के लिए इसमें मिलती है। इसके बाद में हमें दे रखा है एंजाइम्स की टाइप। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होती है? जो कैटालाइज करती है बस एक ही सबस्ट्रेट को। ग्रुप स्पेसिफिसिटी जो कंपाउंड्स के ग्रुप से रिलेटेड स्ट्रक्चर को कैटालाइज करती है। और ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी जो हमारे आइसोमर होते हैं DL एंड L फॉर्म, उसको कैटालाइज करने में मदद करती है। और ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी कैटालाइज करते हैं सिस और ट्रांस कंपाउंड्स को ही। ठीक है, इसके बाद में हमें दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो राइज करती है वीक इंटरेक्शन के थ्रू, ड्यू टू वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट में वीक इंटरेक्शन होगा तब तक बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे को एंजाइम्स के बारे में। इनके ये दो टर्म्स दे रखे, इनको उसी के में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आता है SAQ2। तो इन 4 फिलप्स को भी आप देखेंगे। फिलप्स नहीं, ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है अपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इज इक्वल्स टू में होलो एंजाइम। क्या मतलब होता है इस रिएक्शन का? ओपो एंजाइम के साथ अगर हम कोफैक्टर को मिलाएंगे तो होलो एंजाइम निकलेगा। ठीक है, अब देर का ओपो एंजाइम या ओपो प्रोटीन या एंजाइम सेम लिखा है यहाँ पे, प्लस में कोफैक्टर या को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिलाएंगे तो होलो एंजाइम हमारा एज अ प्रोडक्ट बाहर आएगा। कोफैक्टर क्या होते हैं हमारे?
ये हमारे हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, असिस्ट करते हैं बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, ठीक है। और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड करते हैं प्रोटीन जो कि हमारा एक्टिव रहे बॉडी या ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसी को हमें कोफैक्टर कहा गया है, जो असिस्ट करे, हेल्प करे एक दूसरे की। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स वगैरह भी दे रखे हैं। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स दे रखे हैं कि क्या क्या होते हैं। मैग्नीज, जिंक दे रखा है, आयरन दे रखा है। इसके बाद में हमें को एंजाइम्स दे रखे हैं। को एंजाइम्स ये कोफैक्टर्स दैट आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कोफैक्टर में छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उन्हीं को को एंजाइम्स कहते हैं। को एंजाइम्स डिराइव्ड कर होते हैं फ्रॉम विटामिन से, जो हमारे टाइटली पैक्ड होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। उन को एंजाइम जो को एंजाइम टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ, उसी को हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो को एंजाइम क्या होंगे? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको को एंजाइम कहेंगे। और जो हमारे को एंजाइम टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। होलो एंजाइम कंजुगेट एंजाइम कहलाते हैं, जो कैटेलाइज करते हैं एक्टिव एंजाइम जो कि साथ में रहते हैं विद इन बाउंड को एंजाइम और मेटल आयंस के साथ। ओपो एंजाइम या ओपो प्रोटीन जो इनएक्टिव होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट ऑफ होते हैं, मतलब प्रोटीन पार्ट होते हैं कुछ कुछ एंजाइम्स के, ठीक है। एंड देन इसके बाद में हमें दे रखा ओपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इक्वल्स टू होलो एंजाइम हो चुका है। इसके बाद में हमें डिफरेंस दे रखा है को एंजाइम और को फैक्टर के बीच। को एंजाइम हमारे कैरी करते हैं केमिकल ग्रुप बिटवीन एंजाइम्स के बीच में, और को फैक्टर बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, जिनको हम को एंजाइम को को सबस्ट्रेट कहते हैं, को फैक्टर को हेल्पर कहते हैं, हेल्पर मॉलिक्यूल्स। और हमारे जो को एंजाइम होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम्स के साथ, और कोफैक्टर्स कोवैलेंटली बाउंड होते हैं। को एंजाइम्स को हम आसानी से हटा सकते हैं और कोफैक्टर को आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि इनको बस हम डीनेचुरेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं। को एंजाइम हमारे केमिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और कोफैक्टर केमिकल कंपाउंड्स। और को एंजाइम हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड इसमें मिलते हैं कोफैक्टर में, वही को एंजाइम होते हैं, और ये बाकी इनऑर्गेनिक। फिर आपको IUCN क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है कि कैसे क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल नेम्स वगैरह देखे कब डिस्कवर हुआ था, ये 1964 में IUCN। इसके बाद में EC नंबर आपसे पूछ लेता है, एंजाइम कमीशन नंबर। ये एंजाइम कौन से एंजाइम कमीशन नंबर पे कौन सा सिस्टमेटिक नेम दे रखा है और कौन सा ट्राइबल या कॉमन नेम आपको गिवन होता है। तो ये आप एक बार टेबल आपकी बुक में प्रिंटेड होगा, तो आप उसे देख लेना। इसके बाद लास्टली जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में बचता है, वो होता है एक रिएक्शन ATP, जो साथ में डी ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो हमारा बनाता है ATP डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ATP यानी कि ग्लूकोज फॉस्फेट ट्रांसफरेज होता है, जो इंडिकेट करता है कैटालाइसिस में, और जो ट्रांसफ़र करता है फॉस्फोरल ग्रुप को ATP से ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये हमें इस प्रोसेस में बताया गया है। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इसके बाद हम समझेंगे इसका अगला पार्ट एंजाइम्स का। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, क्या होता है इसमें, आइए समझते हैं कुछ ही मिनटों में। अब एंजाइम्स के फीचर्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने के लिए मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स जिसपे हमें दे रखे होते हैं यहाँ पे 2 लॉज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जिसमें एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करा जाता है। ये मेजर करती है रैंडमनेस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम की, मतलब ये स्टेट करता है टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम
एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीज फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि मतलब कौन सा क्लोज्ड है कौन सा नहीं, पूरा ये जो लॉ है एंट्रोपी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक है, ये तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद में बात करते हैं डेल्टा जी की, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि एक साइंटिस्ट ने दी थी, J.W. गिब्स। 1878 में इन्होंने एक रिलेशन दिया टी एंड एस के बीच। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर, एस क्या है, एंट्रोपी या एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, जो कि हमें पॉपुलरली हम इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, डेल्टा एच को हीट कहा जाता है, और इधर पे टी को टेम्परेचर और डेल्टा एस को एंट्रोपी। ये रिएक्शन सबने देखे होंगे, ये बीच में नेगेटिव माइनस का साइन। इसके बाद में फ्री एनर्जी चेंज करती है नेगेटिव में फॉर अ रिएक्शन ऑफ सब स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस यानी कि इंक्रीज हो रही है सराउंडिंग में, चले जा रही है बढ़िया तरीके से। नॉन स्पॉन्टेनियस जो कि हमारे पॉजिटिव है, जो एक तरीके से रुक चुकी है रिएक्शन, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, कोई भी हरकत नहीं हो रही उस रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोसेस करते हैं एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। जो एनर्जी बैरियर होते हैं रिएक्शन में, उनको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो भी बैरियर की तरह काम करता है। एनर्जी का बैरियर कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमारे किसके बीच में अड़ता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में अड़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। इसके बाद में हमें एक दो लाइंस और दे रखी है कि जो हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट होते हैं वो इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं न्यू रिएक्शन के साथ, जिनका ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कम होता है दूसरी रिएक्शन के साथ जो टेक प्लेस करते हैं बिना एंजाइम के, उन्हीं को हमें एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन मानते हैं, क्योंकि जो वो नई रिएक्शन के साथ क्रिएट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी वो कम होता है बिना एंजाइम वाले रिएक्शंस के साथ। और बाद में जो हमारे वीक बॉन्ड बनते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ट्रांजिशन स्टेट में, जब रिएक्शन हमारी रिड्यूस करती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को सबस्ट्रेट और वाटर के बीच में, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। ये हमारा वीक बॉन्ड्स वगैरह डिफाइन करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जब हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। इसके बाद में हमें इधर पे ग्राफिकली मेंशन है फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती है। फर्स्ट जो हमारे ऊपर लाइन जा रही है वो नॉन कैटलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट है, और नीचे वाली कैटलाइज्ड। और जो हमारे एनर्जी जहाँ से निकल रही है रिएक्टेंट से, वो ये वाली लाइन है जहाँ से निकल रही है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है जो आगे बढ़ चुकी है, उसको नॉन कैटलाइज्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और जो एंजाइम के साथ है फिर भी कम है, उसको हमने कैटलाइज्ड के साथ रखा गया है। और जो बाद में जो एरिया बचा है हमारा, उसको हमने फ्री एनर्जी कहा गया है, गिब्स फ्री एनर्जी इस एरिया में, ठीक है। और जो नीचे जो हमारी एनर्जी निकल के आ रही है उसको एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहा गया है। तो यही ये इस ग्राफ में मेंशन करना चाह रहे हैं। देन हमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एक और ग्राफ हमें गिवन होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट करता है, जो शो करता है फ्री एनर्जी गैप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। वो इस ग्राफ में शो कर रखा है हमें। जैसे कि ग्रोथ, जो हमारी ग्राउंड स्टेट से जो ग्रोथ हो रही है ट्रांजिशन स्टेट की हाईएस्ट, उसको हमने मेंशन करा था एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम से। तो जो हमारा ये बीच का जो ये है नीचे वाले को हमने डेल्टा जी से डिनोट करा था। अब ये जो बाद का जो हमारा एरिया खाली है इसको डेल्टा जी से डिनोट करा है, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट, जो कि उल्टा जा रहा है। और जो डेल्टा जी नोट है वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। इधर पे इसने जो खाली गैप है उसको इसने बताया गया है फ्री एनर्जी, ठीक है। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की। मान लीजिए रिएक्शन का रेट बढ़ेगा
तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ा और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रिएक्शन रेट की। रिएक्शन रेट जैसे कि हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे कि हमें रिएक्शन दे रखी है ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट रेट का यूज़ करेंगे। के को हमने कांस्टेंट माना है, तो के क्लोज ब्रैकेट में ए की पावर ए और क्लोज ब्रैकेट में बी की पावर बी, तो ये हमारा रेट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में वी नोट की बात करते हैं। वी नोट को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू मोल्स में या मिनट और म्यू मोल मिनट इनवर्स में। 1 म्यू माइक्रो कहा जाता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻�6। ए जो हमारा प्रोडक्ट होता है यूनिमोलिकुलर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2A हमारा बाईमोलिकुलर होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और A प्लस बी प्रोडक्ट हमारा बाईमोलर होता है सेकंड रिएक्शन के लिए। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे A तो हमारा सिंगल है और यहाँ पे 2A आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से बाईमोलर हुआ। सिमिलरली ट्राईमोलर होता है और 4 मोलर होता होगा, आइडिया नहीं है इतना। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें बात करेंगे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है सबस्ट्रेट से, मतलब रेट बढ़ता रहे कंसंट्रेशन कोई फ़र्क नहीं, वो नीचे जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के। इसके बाद में स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, जिसमें जो कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम्स की होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू मोलिकुलर इंटरेक्शन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जो अकर करता है एक्टिव साइट में, जिसमें जो लोअर एनर्जी बैरियर होते हैं वो इनेबल करते हैं फॉर्मेशन करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट। वो हमारा स्पेसिफिसिटी होती है, एंजाइम्स की खासियत होती है कि एंजाइम हमारा ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म करता है, कैसे और क्यों कर पाता है। ठीक है, मोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से कर पाता है, एक्टिव साइट पे करता है और लोअर एनर्जी बैरियर से बचते हुए फॉर्म करता है ट्रांजिशन स्टेट को। इसके बाद में हमें दे रखा है जो इंटरेक्शन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, जैसे कि नॉन कोवेलेंट, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक आयनिक इंटरेक्शन। बाद में जो हमारी जो एनर्जी है रिलीज होती है इन इंटरेक्शन से, उसको हमने कहा है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमने पहले भी देखा था और अभी भी देखा। इसके बाद में स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री होते हैं सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के बीच में, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है ES कॉम्प्लेक्स का, वो एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी हमारी 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, एब्सोल्यूट यानी कि जो मतलब बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो, एंजाइम कैटालाइसिस हो, रिएक्शन हो, बस एक ही सबस्ट्रेट हो, जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रस रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड से, ग्रुप में जो पूरा ग्रुप रिलेटेड इन्वॉल्व हो, जैसे एंडोपेप्टाइडेसिस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ग्रुप बना के रिएक्शन करेंगे। ऑप्टिकल में DL एंड फॉर्म ही करेंगे, अगर डेक्स्ट्रो होगा या लेवो फॉर्म, वही ऑप्टिकल आइसोमर इसमें कैटालाइज करेंगे, जैसे कि L अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज एक्टिंग ऑन D अमाइनो एसिड या L अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्रिकल में अपने पे सिस और ट्रांस होंगे, जैसे कि फिमरेज कैटालाइजिस द इंटर कन्वर्जन ऑफ फिमरिक एंड मैलिक एसिड। इसके बाद में ये रिएक्ट नहीं करते मैलिक एसिड के साथ, क्योंकि ये सिस आइसोमर है फिमरिक के और विद डी मैलिक एसिड के, मतलब इनका थोड़ा कुछ इशू होता है, ये रिएक्शन में ही पता लगता है जब आप परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। तो बस इतना याद रखेंगे, ज्योमेट्रिकल हमारा सिस और ट्रांस में काम आता है, ऑप्टिकल हमारा डी और एल में ग्रुप से रिलेटेड होता है, और एब्सोल्यूट में मतलब सिंगल एंजाइम आता है। ठीक है, जिस जो रिएक्ट करते हैं सिंगल सबस्ट्रेट।
बाद में एक्टिव साइट तुमने सुना और ES कॉम्प्लेक्स भी सुना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बना, हम समझेंगे लोक एंड की मॉडल से, जो कि टेम्पलेट मॉडल भी कहा जाता है। क्या होता है ये, इसमें एक सबस्ट्रेट होता है प्लस में एक एक्टिव साइट होती है, यानी कि ABC ये इनकी एक्टिव साइट होगी, ठीक है, ये और ये इनका साइट हो गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलके एक ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, एक्टिव साइट से। ये इनका एक्टिव साइट जब जुड़ता है तो ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको हम लोक एंड की मॉडल कहते हैं, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन होता है, टेम्पलेट मॉडल, ठीक है। ये एक मॉडल समझाया गया एक्टिव साइट पे। इसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट, एक बाद में मॉडल आता है इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें एक कासलैंड करके साइंटिस्ट थे 1958 में, इन्होंने एंजाइम को फ्लेक्सिबल बताया और बताया कि जो शेप है एक्टिव साइट की उसको मॉडिफाई करा गया है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट के थ्रू। जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम मॉलिक्यूल, अलाइन कर रहा है जो ग्रुप के साथ, जो दोनों सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं और कैटालाइसिस के साथ। इस जो ये प्रोसेस डायनामिकली रिकॉग्नाइज की गई है उसको हमने इंड्यूस फिट कहा गया है। इंड्यूस फिट मतलब कि थोड़े अलग तरीके से उसने इस मॉडल को रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ से अब हम इसको अपग्रेड करेंगे। तो ये यहाँ से अपग्रेड हो चुका है। ये है इंड्यूस, थोड़ा सा इंड्यूस है मतलब शेप वगैरह में डिफरेंस वगैरह आया है। फ्लेक्सिबल तरीके से बताया कि अगर ये फ्लेक्सिबल है तो कैसा होगा। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्ट करेंगे और ये ES कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। इतना इसमें दे रखा है। बाकी अगर इसका ओल्डर वर्जन देखना चाहते हो लोक एंड की, तो वो ये रहा। तो बाकी तो इसमें इतना ही है, लोक एंड की दे रखा है एंड देन आपको इंड्यूस फिट मॉडल दे रखा है। लोक एंड की को टेम्पलेट मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता तो याद रखना। और जो रीलोकेशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की कैटालिटिक के टाइम पे, उसको हमें एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फीचर्स समझ आ गए होंगे एंजाइम्स के। इसके बाद में हम बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं एंजाइम्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंट्रो देखा एंजाइम का और फीचर्स देखे। अब बारी है फैक्टर्स की, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो डन, फीचर्स डन, ये वाला टॉपिक भी हम करते हैं अभी डन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। हमने बताया फैक्टर्स में जो हमारा टेम्परेचर और pH दोनों पे ही अफेक्ट करता है एंजाइम, टेम्परेचर और pH दोनों पे अफेक्ट करेगा। तो जब मान लीजिए जब हमारा टेम्परेचर जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा एंजाइम है वो कहीं पर खो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब गुम हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अगर बुक की लैंग्वेज में समझाऊं तो ध्यान से सुनिए। बुक की लैंग्वेज ये कहती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो एंजाइम का है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा कहीं पर, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नेगलेक्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा तो हमारा जो एंजाइम है वो अटक जाएगा, फंस जाएगा, यानी कि अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में। इसके बाद में हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसे हमने डिनोट करा है बेल शेप्ड कर्व में। बेल शेप्ड कर्व कैसा होता है, ये ग्राफ है बेल शेप्ड कर्व का, बेल शेप का है ये। अगर थोड़ा सा और बना दे तो ये बेल ही बनेगा, ठीक है। तो ये बेल शेप्ड कर्व का ग्राफ है, किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है। कितने पे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये आप सबको गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद में ग्राफ की बात हम एक और बार करेंगे, उससे पहले आप समझेंगे रेट। जब हमारा रेट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जब हमारा नंबर ऑफ कोलिजन है
वो भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन मान लीजिए ऐसे कोलाइड वगैरह हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो भी कोलिजन हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? ड्यू टू एनर्जी ऑफ कोलिजन। क्योंकि जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, और टेम्परेचर जब बढ़ा तो उससे जो हमारी एनर्जी है कोलिजन की वो बढ़ी, और एनर्जी के बढ़ने के कारण हमारे नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ गए सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ठीक है। इसी को ही हमने माना कि ये जो हमारे टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन पे जो अफेक्ट कर रहे हैं उसी को हमने एंजाइम एक्टिविटी माना। देन इसके बाद में हमने दो चीज़ों की बात करी थी। टेम्परेचर हमारा डन हो चुका है, तो यानी मान लीजिए फैक्टर का हमारा 50% पार्ट कवर हो चुका है। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है? पीएच में जब हमारा रेट इंक्रीज होगा एंजाइम एक्टिविटी का तो ऑप्टिमल पीएच भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बातें सबको क्लियर है, ठीक है। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से। पूरा स्ट्रेट एंगल में ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि जो रेट है वो बढ़ेगा तो जो हमारा पीएच है वो भी बढ़ेगा। ये इतना बढ़ा है तो ये भी इतना ही बढ़ा है, ठीक है, समझे, इक्वली बढ़ेगा। यहाँ से पीएच हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला और टेम्परेचर भी, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस अफेक्ट कर रही है एंजाइम एक्टिविटी को। देन हमें यहाँ पे टेबल में शो करा गया है पेप्सिन, लाइपेज, स्टमक, पैनक्रियास, कैटलेज, ट्रिप्सिन का पीएच ऑप्टिमम कितना होता है, ठीक है। ये आप एक बार देख के चले जाएंगे, और ब्लड का भी पीएच पूछ देता है तो ब्लड का भी याद रख के जाएंगे। उसके बाद में हमें कंसंट्रेशन का एक ग्राफ दे रखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रिएक्शन रेट। क्यों इफेक्ट नहीं करता? क्योंकि यहाँ से रिमेन्स कांस्टेंट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को नहीं करता है। बट ये दोनों जब साथ में बढ़ते हैं तो साथ में ही भी बढ़ता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये इसको अफेक्ट नहीं करता। और अगर ये इन्वर्सली होते तो ये इसको अफेक्ट कर रहा होता, ठीक है। ये बढ़ता तो ये घट जाता। इसी बात को, ये जो पॉइंट यहाँ पे हमें दे रखा है इसको हमने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा गया। मतलब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या है, उसको क्यों कहा गया? इसका मतलब है अगर अमाउंट ऑफ एंजाइम कांस्टेंट है तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट है तो जो हमारी अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेजुअली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, मतलब ये यहाँ से धीरे से इंक्रीज करा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करी है लीनियरली अंटिल ये मैक्सिमम तक रीच नहीं होगी, जब तक ये मैक्सिमम तक रीच ना हो जाए तब तक ये इंक्रीज कर रही है। इसी को हमने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा। इस पॉइंट पे ये ग्रेजुअली पूरी तरीके से रीच कर चुकी है अपने हाईएस्ट पॉइंट तक, और इसके बाद में कांस्टेंट हुई है, तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में हमें इस साइड में मैचलिस मेंटन इक्वेशन दे रखा है, वी मैक्स और वी, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में देखने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको बस गिवन दे रखा है कि क्या होता है। इसका ये ग्राफ सा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा है यू विल स्टडी इन नेक्स्ट यूनिट। इसके बाद में अगर हमें अलग अलग कंसंट्रेशन में आपसे पूछे, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम में रेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछे, तो ये ग्राफ होता है उसका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये अलग अलग
कंसंट्रेशन नो एंजाइम होता है 1x में 2x में कितना होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ कितना कंसंट्रेशन में क्या क्या एंजाइम फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में बैक टू सीट, ठीक है, मेटल जो है हमारा, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटेलो सबस्ट्रेट बनाया इसने, ठीक है। और ये जो मेटेलो सबस्ट्रेट इसने बनाया इसको हमने बोला EMS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेटल जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, और इसी को ऐसे ही इसी रिएक्शन में बोला गया है, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, लोकेंट की या इंड्यूस फिट मॉडल से। इसके बाद में हमें मेटल को दूसरी बार वापस से रिएक्ट कराया एंजाइम के साथ, तो वो क्या बना, मेटेलो एंजाइम बना, और उसको हमने कहा EMS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस लास्ट में हमें दे रखी थी इस यूनिट में। तो फैक्टर्स वाले में आप लोगों को ये सब बातें क्लियर होगी, टेम्परेचर, pH, मेटल वगैरह का, कंसंट्रेशन, रिएक्शन, सबस्ट्रेट, और एक इक्वेशन हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे मेल्चिस मेंटन वाली, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारा डन हो चुका है 100%, इंट्रो हो चुका है, फीचर्स हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक 1 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है ब्रीफ वे में। एंड देन इसमें इनहिबिटर की बात करी गई है, इनहिबिटर को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 में, जो कि ब्लॉक 2 में हमें बताया गया है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 हमारा डन है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। एंड स्क्रीन में पढ़ाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने पेन और पेपर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें।